वो निज़ाम ख़त्म अगर हो गया तो हम इस्लाम से दूर नहीं होंगे तो क्या होगा। आपसे डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे एनआरसी जब आएगा तो अजदाद के या दादा पर दादा के नहीं दिखा पाओगे तो कोई कहेगा आप बांग्लादेश से आए हो, कोई कहेगा आप पाकिस्तान से आए हो, आप हिंदुस्तान से जाओ। उन्हें मदरसे से प्यार नहीं है, विरोध इसलिए कर रहे हैं कि उनका मुस्लिम वोट कहीं खिसक ना जाए। नमस्कार, देश के पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ भी नहीं। आज राष्ट्रवाद में बात करेंगे मदरसों पर मचे महाभारत की। उत्तर प्रदेश सरकार गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे करा रही है। सरकार की दलील है कि मदरसों में छात्रों को अच्छी शिक्षा और सुविधा मिले, छात्रों के लिए भविष्य में सरकार योजनाएं बना सके, इसके लिए सर्वे कराया जा रहा है। लेकिन योगी सरकार के इस फैसले पर तथाकथित मुस्लिम हितैषी परेशान हैं। अब तो मदरसे में सर्वे को लेकर आम मुसलमानों को भड़काया जाने लगा है। जी हां, समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन कह रहे हैं कि उन्हें अब यूपी में मदरसों पर बुलडोजर चलने का डर सता रहा है। एसटी हसन कह रहे हैं कि इससे निजाम खत्म हो जाएगा और वो इस्लाम से दूर हो जाएंगे। सुनिए एसटी हसन ने क्या कहा। साल के बाद उनके बनाए हुए मदरसों के ऊपर ऐसी आफतें आई कि बुलडोजर का खतरा हो रहा है और आसाम में चल भी रहे हैं। वो निज़ाम ख़त्म अगर हो गया तो हम इस्लाम से दूर नहीं होंगे तो क्या होगा। और जब इस्लाम से दूर हो जाएंगे तो गुनाह भी करेंगे, और गुनाह करेंगे तो अल्लाह की रहमतें नहीं आएंगी हमारे ऊपर। साथियों, अपने आने वाले मुस्तकबिल की फिक्र करो। मुरादाबाद में एक सभा के दौरान एसटी हसन यहीं पर रुके नहीं। एसटी हसन ने मुसलमानों में डर फैलाया कि मदरसों में सर्वे से एनआरसी लाएंगे, कॉमन सिविल कोड लाएंगे और इस्लामिक कानून खत्म हो जाएगा। जो हालात मैं देख रहा हूं 2019 से आज तक, उन हालात से मैं बहुत ज्यादा फिक्रमंद हूं। बाजी रातें ऐसी होती हैं कि मुझे रात भर नींद नहीं आती, और मैं अल्लाह से यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक हमारी कौम के मुस्तकबिल को संवार दे, इन बच्चों के मुस्तकबिल को संवार दे। मुझे बहुत अंधेरा नजर आ रहा है, लेकिन मेरी कौम को अभी इस बात का एहसास नहीं है। पार्लियामेंट के अंदर जो कानून आए उससे हमारी दिल आजारियाँ हुई हैं। चाहे 3 तलाक का कानून आया हो पार्लियामेंट में, हमने उसका विरोध करा, लेकिन हम हैं कितने। सीएए आ गया जिसके अंदर आपसे डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे एनआरसी जब आएगा तो अजदाद के या दादा पर दादा के नहीं दिखा पाओगे तो कोई कहेगा आप बांग्लादेश से आए हो, कोई कहेगा आप पाकिस्तान से आए हो, आप हिंदुस्तान से जाओ। इतना खतरनाक कानून है। आगे आने वाले वक्तों में कॉमन सिविल कोड आने वाला है। कॉमन सिविल कोड का मतलब ये है कि इस्लामिक कानून सब खत्म हो जाएंगे, आपके मुस्लिम पर्सनल लॉ खत्म हो जाएगा। आप जो कुरान पाक की रूह से अपने बच्चों को, अपने औलादों को तरका बांटते हैं, वो खत्म हो जाएगा। देखिए, समाजवादी पार्टी नहीं, 2 दिन पहले जमीयत ने भी सर्वे के तरीके पर सवाल उठाए तो ओवैसी पहले ही दिन से मदरसों के सर्वे को छोटा एनआरसी बता रहे हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी मदरसों के सर्वे को मुसलमानों का शोषण करने जैसा बताया। उधर बीजेपी का कहना है कि मदरसों के सर्वे का विरोध करने वालों को मदरसों से कुछ लेना देना नहीं है, उन्हें अपने वोट बैंक खिसकने का डर सता रहा है। विरोध जो कर रहे हैं उन्हें मदरसे से प्यार नहीं है, विरोध इसलिए कर रहे हैं कि उनका मुस्लिम वोट कहीं खिसक ना जाए। माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, देश के आम नागरिक को, गरीब को बेहतर शिक्षा में कोई भेद नहीं होता। मदरसे में भी जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो गरीब मुसलमानों के बच्चे हैं। जो विरोध कर रहे हैं उनके बच्चे तो कॉन्वेंट में पढ़ते हैं, वो स्वयं कॉन्वेंट में पढ़े हैं। योगी सरकार की इच्छा गरीब बच्चों को एक अच्छा नागरिक बनाकर उन्हें आईएएस, आईपीएस, इंजीनियर, डॉक्टर बनाने की है, इसलिए हम सर्वे करा रहे हैं। सरकार
कानून और विधि सम्मत काम करती है। इस सरकार में जो कानून का सम्मान करेगा उसका सम्मान होगा, और कानून का सम्मान नहीं करेगा तो उसको सम्मान नहीं मिलेगा। और आज इस मुद्दे पर बहस करें उससे पहले यह जानना भी जरूरी है कि मदरसों के सर्वे में क्या क्या जांच की जा रही है, तो वो हम आपको बता देते हैं। क्या पता चलेगा सर्वे होगा तो? मदरसा चलाने वाली संस्था कौन सी है यह पता चल जाएगा। मदरसे को कब से चलाया जा रहा है यह भी जानकारी मिलेगी। मदरसे की आमदनी कहां से हो रही है, साथ ही मदरसे की बिल्डिंग अपनी है या फिर किराए की है। मदरसों में छात्र छात्राओं की संख्या कितनी है, यह बहुत जरूरी पॉइंट है। मदरसों में क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं छात्रों के मद्देनजर, यह भी बहुत जरूरी है। मदरसे में टीचर्स की संख्या कितनी है, गुणवत्ता शिक्षा मिल पा रही है कि नहीं मिल पा रही, यह भी बहुत अहम पहलू है जो सर्वे के बाद पता चलेगा। और ऐसे में आज के हमारे सवाल है कि मदरसों के सर्वे पर महाभारत क्यों मचा हुआ है? क्या मदरसा बहाना और मकसद मुसलमानों को भड़काना है? मदरसे के नाम पर आखिर वोट बैंक की राजनीति क्यों हो रही है? मदरसों में अगर सब पाक साफ है तो फिर सर्वे पर ऐतराज क्यों है? इसी पर हम बात करेंगे। कुछ मेहमान हमारे साथ मौजूद है, आपका तारुफ हम उनसे करा देते हैं। हमारे साथ में विनोद बंसल जी, विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। अवनीजेश अवस्थी जी, राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ में मौजूद हैं। मुफ्ती वजाहत कासमी साहब इस्लामिक स्कॉलर हैं। और अनुराग भदौरिया, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, वो भी जल्दी हमारे साथ में जुड़ेंगे। आचार्य प्रमोद कृष्णम भी हमारे साथ में जुड़ेंगे। और अतीकुर रहमान जो मुस्लिम स्कॉलर हैं वो भी हमारे साथ में जुड़ेंगे। कासमी साहब, क्यों मुसलमानों को भड़काया जा रहा है जब मदरसों के भलाई के लिए सर्वे किया जा रहा है, छात्र छात्राओं की शिक्षा बढ़ सके, सुविधाएं उनको मिल सके, ये अगर उद्देश्य है तो फिर ये क्यों भड़काने का काम किया जा रहा है? मेरे भाई, अभी आपने जो डिबेट की जो सवालात हैं उनमें से एक सवाल ये रखा है कि मदरसों की जांच क्यों। प्राइवेट मदरसाज की बात हो रही है कि जो अपने लेवल पर चलाए जा रहे हैं मदरसे, उनकी आर्थिक व्यवस्था क्या है, स्टूडेंट्स के लिए सहूलत फैसिलिटीज़ क्या क्या हैं, इस पर जांच है। मैं आपको कुछ उदाहरण से इस बात को समझाने की कोशिश करूंगा कि जांच क्यों ज़रूरी है। हर एंगल से हमको देखना और सोचना चाहिए। अगरचे सरकार इस नीयत से जांच कर रही है कि हालात क्या हैं वो सरकार के सामने हों, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। अभी पिछले हफ्ते दिल्ली स्पेशल सेल ने एक जॉइंट ऑपरेशन किया था जम्मू पुलिस कश्मीर के साथ, और एक मौलाना को गिरफ्तार किया 14 लाख रुपए की रकम के साथ, जो कि हवाला से बाहर से आई थी, मनी लॉन्ड्रिंग किया गया था। फिर दिल्ली स्पेशल सेल ने बहुत जाबाजी के साथ उसमें काम किया और पूरी चेन को पकड़ लिया। पता चला कि वो पैसा अफ्रीका से किसी कारोबारी के थ्रू मदरसाज में पहुंच रहा था। और एक चीज की जानकारी मैं आपकी टीवी के माध्यम से इस देश के मुसलमानों को देना चाहता हूं कि 90% प्राइवेट मदरसे वो एक तरीके से मैं कहता हूं कि भीख मांग कर चल रहे हैं। बेचारा जो उनका जिम्मेदार होता है वो मस्जिद घर जा जाकर के चलाता है, वो पैसे मांगता है और मदरसों में सहूलतें जाकर के बच्चों को देता है, मेहनत करता है। और 10% प्राइवेट ऐसे मदरसे हैं जिनको लेकर के ये जमीयत मीटिंग कर रही है, चिंता कर रही है, और एसटी हसन चिंता कर रहे हैं, ओवैसी चिंता कर रहे हैं। ये 10% वो मौलाना है जिन्होंने पूरे 100 के 100% मदरसों का माल अपने काबू कर रखा है, अफ्रीका से लंदन और कतर तक का। और जांच इसलिए भी जरूरी है कि इन 10% लोगों के पास बड़ा पैसा मनी लॉन्ड्रिंग का है। और मैं समझता हूं कि यूपी गवर्नमेंट जांच कर रही है, लेकिन एनआईए को भी इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। एक छोटी सी मिसाल और देके मैं समझाऊंगा आपको। बिल्कुल जल्दी। निजामुद्दीन में डीपीएस के पीछे एक जगह कुछ किराए के रूम बनाए गए हैं, 30-40 रूम बनाए गए हैं, उनको किराए पे दिया गया है। जब एलएनडीओ अपनी जगह को लेने पहुंचता है तो बताया जाता है कि ये मदरसा है और ये वक्फ बोर्ड की जगह है। कल अमानतुल्लाह खान ने ट्वीट करके बताया कि ये वक्फ बोर्ड की जगह हो सकती है, लेकिन हमारी परमिशन से मदरसा नहीं बना है। तो जांच इसलिए भी जरूरी है कि सरकार की जमीनों पर भी और लोगों की ये ग्राम सभा की जमीनें पड़ी उन पर भी कब्जा करके मदरसाज बनाए। तो यार प्राइवेट मदरसे, मैं कहता हूं मदरसों का दामन साफ है, मैं मदरसों से पढ़ के आया हूं। तो जब मेरा दामन साफ है मेरे भाई, मुझे आप ही बताइएगा कि फिर मुझे दिक्कत क्या है जांच से पड़ताल से। मुझे तो खुश होकर के स्वागत करना चाहिए ताकि सरकार
सरकार को पता चल सके कि मैं एक गरीब मदरसे वाला हूं, मेरे लिए सहूलतें पैदा हो सके, और सरकार को उन बेईमान मदरसे वालों का भी पता चल सके जो इनलीगल प्रॉपर्टीज पर मदरसे बना रहे हैं या मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं मदरसों के लिए। अच्छा। तो ये देश के लिए ये तो राष्ट्रीय द्रोह जैसा है। चलिए ठीक है, आपने अपनी तरफ से कुछ बिंदु रखे हैं, दुबई से मनी लॉन्ड्रिंग से पैसा मंगा के चलाएंगे, राष्ट्रीय द्रोह है कि नहीं है? मनी लॉन्ड्रिंग से पैसा यहां पर आ रहा है कई जगह पर, ये भी एक पहलू है जो कासमी साहब ने उठाया है। अनुराग भदौरिया जी भी हैं। अनुराग भदौरिया जी एसटी संसद समाजवादी पार्टी के सांसद, जिन्होंने इस बात को खुलेआम कहा है कि अगर निजाम बिगड़ गया, इस्लाम से दूर हो जाएंगे, फिर हम गुनाह करने लगेंगे। ये क्यों किया जा रहा है? क्या सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए या उद्देश्य कुछ और है? बताइए। देखिए, मैं तो बस यही कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को कम से कम शिक्षा के मंदिर में राजनीति नहीं करनी चाहिए। मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा और गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा दोनों ही हिंदुस्तानी है, और जब दोनों हिंदुस्तानी है तो ये जिम्मेदारी सरकार की बनती है कि दोनों को एक नजर से देखना। अगर मदरसे की क्वालिटी आपको बढ़ानी है तो गवर्नमेंट स्कूल की क्वालिटी क्यों नहीं बढ़ाना चाहते? आपने देखा गवर्नमेंट स्कूल में, अगर हम बताएं मथुरा में आप देखोगे तो स्कूल में टीचर को जाने के लिए रास्ता नहीं है, कुर्सियां देनी पड़ती हैं। अगर आप कन्नौज चले जाओगे तो स्कूल में दीवार नहीं है। तो जब स्कूल में दीवार नहीं होगी तो कंप्यूटराइज स्कूल कैसे हो जाएंगे? सरकार ने बोला था हम आएंगे तो स्कूल को कंप्यूटराइज कर देंगे, मदरसे भी कंप्यूटराइज हो जाएंगे। भाई दोनों जगह कंप्यूटराइज आप नहीं कर पाए, तो आप ये बताइए 558 अगर मदरसे हैं सरकार के जिसको सरकार ने रिकॉग्नाइज किया है, क्या आपने उन मदरसों के टीचर की सैलरी दे दी? क्या गवर्नमेंट स्कूल के टीचर की आपने क्वालिटी बढ़ा दी? क्या क्वांटिटी बढ़ा दी? क्या बच्चों का एजुकेशन स्तर आपने बढ़ाया? आप 1200 रुपए देते हो इस गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे को और कहते हो कि इसमें 2 ड्रेस बनवा लो, आप यहाँ जूते मुझे भी खरीद लो, किताबें भी खरीद लो और आने जाने का सुविधा भी कर लो। तो आप बताइए कि ये जो भेदभाव है समाज में, तो हिंदुस्तानी बच्चे हैं ना, हिंदुस्तानी बच्चे के साथ तो भेदभाव नहीं होना चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को अगर राजनीति करनी है तो समाज के अन्य पहलू पे राजनीति करे, विकास पे राजनीति करे, महिला सम्मान पे राजनीति करे, रोड स्ट्रक्चर टूट रहा उस पे राजनीति करे, हेल्थ व्यवस्था पे राजनीति करे, भ्रष्टाचार पे राजनीति करे। लेकिन आप राजनीति बच्चों अनुराग जी बहुत देखिए अच्छा पॉइंट आपने उठाया है, ये चिंता की बात है। अनुराग जी बहुत अच्छा पॉइंट आपने उठाया है, मुझे खुशी भी हुई। प्लीज चलिए 30 सेकंड ले लीजिए, फिर आगे बढ़ूंगा। देखिए बहुत अनुराग जी, अन्य प्लीज प्लीज मुझे ये बताइए अनुराग जी, आप मुसलमानों को नंबर 2 का शहरी समझते हैं कि आप पहले स्कूल ठीक कराएंगे फिर मदरसे ठीक होंगे? आप यहां राजनीति ना करिए, आप जो स्कूल ठीक नहीं उसके लिए भी सरकार को कहिए उसको ठीक करे, और साथ साथ ये भी कहिए कि मदरसे भी साथ साथ ठीक होंगे। आप ये मुसलमानों को नंबर 2 का शहरी मत समझें कि स्कूल पहले ठीक होगा और मदरसा बाद में ठीक हो। ये राजनीति यहां मत करिए आप। अच्छा मैं बोलूं, मुझे लगता है मौलवी साहब आपको समझ में नहीं आए मैंने क्या बोला। मैंने बोला मदरसे के बच्चे, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे दोनों हिंदुस्तानी हैं। सरकार को मुझे समझाइए मत, प्लीज न समझाइए। नहीं डिबेट नहीं करूंगा। देखो मैं उठ रहा हूं डिबेट से, अगर ऐसे लोगों को बुलाओगे जो मैं कह रहा हूं, आप ये क्यों कह रहे हैं कि स्कूल ठीक नहीं है, मदरसा को ठीक करने चले? आप ये क्यों? अच्छा ठीक है, नहीं अनुराग जी मैं दोबारा से आ जाऊंगा आपके पास। प्रमोद कृष्णम जी भी हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से जुड़ चुके हैं। इस तरह की बहस में नहीं करता। मैंने आपकी बात सुनी, देखिए पूरा वक्त देता हूं मैं यहाँ पर बीच में किसी को रोकना पसंद नहीं करता अनुराग जी, और मैंने आपको पूरा वक्त दिया, उनको 30 सेकंड कुछ बोलना था इसीलिए मैंने उनको बोलने दिया। अगर किसी को समझ में नहीं आता हो तो अलग से फोन। ठीक है, थोड़ा सा रुकिए, मैं फिर आता हूं। आचार्य प्रमोद कृष्णम भी हमारे साथ में जुड़े हुए। आचार्य जी, मदरसों के सर्वे पर महाभारत क्यों छिड़ा हुआ है? समाजवादी पार्टी के सांसद इस बात का जिक्र करते हैं कि अगर निजाम बिगड़ गया तो हम इस्लाम से दूर हो जाएंगे, फिर गुनाह करने लगेंगे। ये क्या बताना चाह रहे हैं? क्यों यहां पर मुसलमानों से ये कहा जा रहा है कि आप डरिए, बहुत बुरा हो रहा है आपके साथ? नहीं, कोई मुसलमान नहीं डरा हुआ है, ना कोई हिंदू डरा हुआ। और क्यों डरेगा? जब कोई पार्टी चुनाव लड़ती है तो वो अपने अपने राजनीतिक एजेंडे को लेकर आगे बढ़ती है, लेकिन जब सरकार बन जाती है और सरकार का एक मुखिया तय होता है, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और बन जाते हैं लोग, तो वो अपने नैतिक मूल्यों का और संवैधानिक मूल्यों का निर्वहन करते हैं। अब सरकार का जो फर्ज है, सरकार जिनकी है वो अपने ढंग से उत्तर प्रदेश को चला रहे हैं, अपने ढंग से देश को चला रहे हैं। अगर उन्हें लगता है कि किसी भी संस्था की, किसी भी इंस्टीट्यूट की जांच की जाए और उस जांच को वो पॉजिटिव नज़रिए से देख रहे हैं तो उसका स्वागत होना चाहिए, और अगर वो उसमें कोई द्वेष भावना रख के बात कर रहे हैं तो फिर उसका विरोध होना चाहिए। लेकिन अगर अभी सर्वे हो रहा है और सर्वे के होने पर, सर्वे होने से पहले ही किसी पार्टी के सांसद या विधायक या मिनिस्टर या पूर्व मंत्री या कोई बड़े नेता
इसका विरोध कर रहे हैं, तो मुझे लगता है ये तो थोड़ा अजीब सी बात है। सरकार का फ़र्ज़ है हर एक इंस्टीट्यूशन का जांच करना, वो स्कूल हो, मदरसे हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, कोई भी इंस्टीट्यूट है वो कानून से चलेगा। तो मुझे लगता है कि हमारे तमाम मदरसा चलाने वालों को बड़े साफ दिल से कहना चाहिए कि अभी यहाँ करो हमारी जांच, हम कोई आतंकवादी थोड़े ही हैं। नहीं, बहुत स्पष्ट आपने बात की है, बहुत साफगोई से आपने बात की है, ये अच्छा भी लगा है। अतीकुर रहमान जी, इससे पहले भी कई बार इस मुद्दे पर हमारी चर्चा हुई है, लेकिन ये जो बयान आया है एसटी हसन साहब की तरफ से, डर फैलाने की जो कोशिश है कि सर्वे में एनआरसी लाएंगे, कॉमन सिविल कोड लाएंगे, इस्लामिक कानून खत्म हो जाएगा, हम गुनाह की ओर आगे बढ़ जाएंगे, क्या आपको लगता है ये सही है? इस तरह की बातें करनी चाहिए? जी हिमांशु जी, सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूं सेंट्रल गवर्नमेंट का, बीजेपी गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट का कि उन्होंने मुसलमानों के डेवलपमेंट के लिए, उनके साइंटिफिक टेम्परामेंट के लिए इतनी सोच रखी कि मदरसास को मॉडर्नाइज करना चाहिए। अगर किसी कम्युनिटी का मॉडर्नाइजेशन सरकार सोच रही है तो मैं ये समझता हूं हिमांशु जी कि उनको कंधे के बनिस्बत खींचना जरूरी है, उनकी टांग खींचना जरूरी नहीं। एसटी हसन साहब जिस तरफ इशारा कर रहे हैं वो पिछले 5-7 साल के अंदर जो बीजेपी गवर्नमेंट ने कोशिशें की हैं मुसलमानों को डेमोनाइज करने की, इस्लाम को डेमोनाइज करने की, प्रॉफेट मोहम्मद को डेमोनाइज करने की, क्या ये हकीकत नहीं है? क्या अमित शाह जी ने ये नहीं कहा था कि CAA विल बी फॉलोड बाय NRC? क्या हमने देखा नहीं एनआरसी के अंदर, असम के अंदर क्या हुआ? क्या कॉमन सिविल कोड की बात करते हुए बीजेपी के स्पोक्स पर्सन, VHP के स्पोक्स पर्सन हमको नजर नहीं आते हैं? क्या कुरान के ऊपर आम दिनों हमला नहीं करते हैं ये स्पोक्स पर्सन? क्या इस्लाम को निशाना नहीं बनाया जाता है? मेरा ये बोलना है आपसे, आपके पैनलिस्ट से, दर्शकों से। लेकिन अतीकुर रहमान जी, यहाँ पर एसटी हसन साहब को ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर छात्रों की बात हो रही है। 10 सेकेंड हिमांशु जी, 10 सेकेंड, शुक्रिया। मेरा ये बोलना है कि अगर किसी कम्युनिटी के उत्थान के लिए काम आपको करना है तो उसको कंधा पकड़ के खींचिए, पैर नहीं खींचिए उन्हें। बहुत स्पष्ट, बहुत सही बात आपने की है, लेकिन जब छात्रों की बात आती है, छात्रों के भविष्य की बात आती है, आपने भी कहा कि अच्छा कदम है, थोड़ा सा इंतजार तो कीजिए, देख तो लीजिए, लेकिन फिर ये डर दिखाना कि अब बुलडोजर चल जाएगा, ये सारी चीजें हो जाएंगी, ये तो सरासर गलत है ना। इंतजार कर चुके हैं हम, 3 साल तक सिर्फ इन्होंने बातें की हैं, डेमोनाइज किया है, बुलडोजर चलाए हैं, इल्जामात लगाए हैं, टेररिज्म में लिप्त बताया है। केरला के गवर्नर ने यहां तक के कह दिया कि टेररिज्म यहां पढ़ाया जा रहा है, कोई प्रूफ नहीं, कोई अदालत नहीं, कोई सबूत नहीं। अच्छा ठीक है, लेकिन ये अलग अलग जो मामले आ रहे हैं ये क्या कहते हैं? क्योंकि हमने देखा है कि कई जगह पर गिरफ्तारियां हुई हैं, और जब गिरफ्तारियां हुई हैं तो बहुत सारे लोगों से उनके संबंध भी देखे हैं, बहुत से मदरसों भी संबंध देखे हैं, इस पर आप कुछ कहेंगे? जी जरूर, बहुत अच्छी बात है, संबंध साबित हुए, क्या कोर्ट में मामले पहुंचे, क्या इन्वेस्टिगेशन हुआ, फेयर इन्वेस्टिगेशन हुआ? गिरफ्तारियां तो सरकार की आदत बन चुकी है हिमांशु जी। हाँ चलिए ठीक, कोर्ट ने फटकार लगाई। विनोद बंसल कुछ कहना चाह रहे हैं, कुछ दस्तावेज अपने साथ में वो दिखा रहे हैं। ये जो रहमान जी हैं, बड़े धुड़कने लोटे हैं, कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं, और ये कुरान की जो बातें कर रहे हैं ना, कि कुरान की आयतों के ऊपर इन्होंने खुद कहा था कि एक आयत जो है, जो कि वास्तव में जो गैर मुस्लिमों को काफिर कहती है और काफिर के साथ क्या करना चाहिए, वो खुद आयत क्या कहती है, इस बात को इन्होंने खुद एक्नॉलेज किया कि वो आज के परिप्रेक्ष्य में ठीक नहीं है। मैंने नहीं कहा ये, और इसके बावजूद भी कहते हैं कि ये कुरान के ऊपर ये कोई लांछन लगाते हैं, नहीं, हमने नहीं कहा कभी भी। लेकिन दूसरी बात ये बताइए, जहां तक बीजेपी की बात करें, बीजेपी का प्रवक्ता इसमें नहीं है, लेकिन ये जो जहां तक इसका नूपुर शर्मा की बात कर रहे हैं, तो इन्होंने आज तक इस बात का जवाब नहीं दिया। इन्होंने खुद कहा था वैसे कि नूपुर शर्मा ने कुछ भी गलत नहीं कहा था कुरान हदीस के अनुसार। तीसरी बात ये कि जो ये कहते हैं कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, और ये कह रहे हैं कि अगर कंधा पकड़ के तो चलो, लेकिन टांग मत पकड़ो, कान मत पकड़ो। मैं कहता हूं, जब आपके कान क्यों खड़े हो जाते हैं जब कोई कंधा देने को तैयार होता है? तो आप मुझे बताइए, अभी तो कंधा मिला भी नहीं, उससे पहले आप वो आपके चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात, कहावत जो है चर्चात हो जाती है। तीसरी बात यह कि ये आखिरकार जो बात सोच रहे हो आप, हमने नहीं कहा, हमने कभी नहीं कहा, पहले से नहीं कहा कभी मदरसों के अंदर क्या चलता है, क्योंकि मदरसा में जो काम होता है वो तो आपके लोग ही करते हैं ना, हम तो नहीं करते।
आप मुझे बताइए कि जब प्रयागराज और कानपुर दंगे होते हैं तो उसमें पीएफआई का और ये जो मदरसों का हाथ किसने एस्टेब्लिश किया था? कौन लोग थे? बिहार के मोतिहारी में मदरसे में कौन मिला था? जम्मू के मदरसे में कौन मिला था? आप मुझे बताइए असम के 3 मदरसों को क्यों तोड़ना पड़ा था? 2018 में हरकतुल हर्ब इस्लाम के जो संदिग्ध आतंकवादियों को 13 आतंकवादियों को पकड़ा गया था, वो किस मदरसे से संबंधित थे? मौलाना साहब अतीकुर रहमान जी, आपको पता होना चाहिए कि 3 मार्च 2019 में आतंकी शहजाद तेली को और आकिब मलिक को कहां से अरेस्ट किया गया था? आपको यह भी पता होगा कि मार्च 2022 में 19 साल के इमानुल हक को देवबंद को हॉस्टल से पकड़ा गया था। क्यों पकड़ा गया था? आप मुझे बताइए, देवबंद तो आपका जो एक तीर्थ स्थल है ना जी। और मार्च 2019 सहारनपुर, उसका भी आप जिक्र कर रहे हैं, जिसमें जैश आतंकी शाहनवाज और आकिब अहमद गिरफ्तार हुआ था। चलिए ठीक है, अब आपने बहुत सारे एग्जाम्पल दे दिए हैं, क्योंकि यहां पर अतीकुर रहमान कह रहे थे कि बताइए कि कहीं पर कुछ संबंध स्थापित हुआ था क्या? अतीकुर रहमान जी, अब इसका जवाब दे दीजिए, क्योंकि बहुत सारे नाम, बहुत सारी चीजें बताई हैं। इल्जामात इल्जामात इल्जामात, इसके अलावा विनोद बंसल जी के पास कुछ नहीं है। ये जो हवाला दे रहे हैं, मैंने जिन कुरान की आयतों का हवाला इनको दिया था, ये पढ़ते नहीं है। देखिए, अब ये बोलने नहीं देंगे क्योंकि ये हकीकत को सामने लाने नहीं देना चाहते हैं। आप मुझे बताइए, आप नूपुर शर्मा को विक्टिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने कभी बताया आज तक नूपुर शर्मा ने क्या गलत बोला था? क्या हदीस को कोट करते हुए बोला था? इस बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन मैं इस बारे में कुछ कहना नहीं चाहता। बिल्कुल, मैं भी नहीं जाना चाहता। देखिए, कोर्ट मामला सब जुडिस है, कोर्ट डिसाइड करेगा। लेकिन कोर्ट जब तक डिसाइड करेगा तब तक आपको जान लेने का अधिकार किसने दिया? आप मुझे बताइए, उसकी जान लेने पर इस्लामिक जिहादी क्यों पड़े हुए हैं? अरे तो अतीकुर रहमान जी थोड़ी ना आए थे, कौन चला रहा है? वो जो आए थे उनकी सोच अलग थी। लेकर के क्यों इस्लामिक जिहादी पड़े हुए हैं? ये जो लव जिहाद की घटनाएं क्यों हो रही हैं? ये मदरसों के आतंकवादी तो है जो कि इस तरह की पनाह दे रहा है और ये इस तरह की आइडियोलॉजी को प्रमोट कर रहा है। अरे अतीकुर रहमान जी, आपकी कौम आपको ही खा जाएगी। मैं बता रहा हूँ आपको, जिस तरह से जिहादियों का आप पाल रहे हो। अरे अब आप उनकी बात भी सुन लीजिए, अब आप उनकी बात भी सुन लीजिए। देखिए, आप आपको डसेंगे, हमें कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला। उनकी बात भी सुन लीजिए, आपकी बात भी सुन लीजिए। विनोद बंसल जी, देखिए आपने ना एक सांस में इतनी सारी बातें बोल दी ना, वो जवाब उनको देने दीजिए, फिर अवस्थी जी के पास जाऊंगा। छोटा से जवाब दूंगा क्योंकि विनोद बंसल जी पहले भी बहस कर चुके हैं इन मामलों के ऊपर। बहुत मोटी सी बात है हिमांशु जी, कि मुसलमान चाहे कुछ भी हो जाए वो यूपीएससी क्रैक करेंगे, चाहे विनोद बंसल जी उसके बाद में इल्जाम लगाएं कि ये यूपीएससी जिहाद है। हमने मुसलमानों ने ठाना है कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी कायम करने का हम जिहाद करेंगे। यूपीएससी हम संविधान ये बात भी स्पष्ट रखने है, का जिहाद करेंगे। ये बात भी स्पष्ट है कि जब तक मदरसों की शिक्षा में तकनीक नहीं आएगी, उसको एडवांस नहीं किया जाएगा, हिमांशु जी अब आप कवरिंग फायर दे रहे हैं, तब तक ये दूर की कौड़ी है। अतीकुर रहमान जी, ये बात आप मानते हैं? अब आप कवरिंग फायर दे रहे हैं, देते रहिए। अतीकुर रहमान जी, ये बात आप भी मानते हैं कि शिक्षा में जब तक मुसलमान साइंटिफिक टेम्परामेंट लेगा, मुसलमान हिंदू मुस्लिम एकता कायम करेगा, बहुत अच्छी बात है, मुसलमान संविधान ऊंचा रखेगा। बस एक मिनट, लेकिन अतीकुर रहमान जी, जब तक शिक्षा में बढ़ावा नहीं मिलेगा, शिक्षा में तकनीक नहीं आएगी, तब तक क्या होगा? आपके खुद के लोग खड़े हो जाते हैं, गिराइए, आपके खुद के लोग खड़े हो जाते हैं कि भैया मदरसों में शिक्षा अच्छी नहीं मिलनी चाहिए, पुराना ही चलना चाहिए जैसा माहौल चला रहा है। अब निजेश अवस्थी जी, अतीकुर रहमान जी कह रहे हैं कि बहुत आगे बढ़ेंगे मुसलमान, हम भी चाहते हैं आगे बढ़े, अच्छी पढ़ाई करें, लेकिन जब तक मदरसों में उन्नत शिक्षा नहीं मिलेगी, जब तक उन्नत शिक्षा नहीं मिलेगी, इनके खुद के लोग यहाँ पर उन्नत शिक्षा के विरोध में खड़े हो जाते हैं, तो कैसे यूपीएससी क्रैक कर पाएंगे? वो तो बोलते हैं कि मदरसों में कोई सर्वे ना करो। बुलडोजर चलाइए ना। अतीकुर रहमान जी, आपने अपनी मांग रख ली, आपने सरकार से अपनी मांग रख ली है कि उस पर बुलडोजर चलाइए, वो सरकार देखेगी, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं कहना। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह हिमांशु जी, ये सर्वे हो रहा है, कोई उसके खिलाफ, मदरसों के खिलाफ जांच नहीं हो रही है, ये सर्वे हो रहा है कैसे मदरसों में शिक्षा लेने वाले छात्रों, विद्यार्थियों, बच्चों को और बेहतर शिक्षा दी जा सके। महत्वपूर्ण बात ये, मैं हिमांशु जी एक बात बता दूं कि मैं एक सर्वे देख रहा था, सर्वे में 74% लोग देश के कहते हैं, और जिसमें मुसलमान भी हैं, कि हाँ मदरसों का सर्वे होना चाहिए, मदरसों के बारे में जो सरकार नीति अपना रही है वो बिल्कुल ठीक है, मदरसे जिस हालात में चल रहे हैं, जो लोग चला रहे हैं, उनकी वे जिस तरीके से चलने चाहिए मदरसे, उस तरीके से मदरसे नहीं चल रहे हैं। अतीकुर रहमान जी, आपकी आशंकाएं, आप कुछ मामलों में तो कहते हैं कि कितना कन्विक्शन हुआ, और कुछ मामलों में कह देते हैं कि देखो जी वो तो अपराधी है, वो तो उसने अपराध किया है।
ये अतीकुर रहमान जी, आपके बारे में मैं कम से कम आपसे ये उम्मीद नहीं रखता हूं। ये आप बहुत बार संतुलित बात करते हैं, तो संतुलित बात करिए ना। सरकार की मंशा पर, सरकार की नीयत पर यहाँ बैठ करके कहना बुलडोजर चलाइए, बुलडोजर चलाइए। आप एक बताइए, कितने मदरसों पर बुलडोजर चला है? क्या हालत है उनकी? 70 सालों से क्यों नहीं सोचा? ट्रिपल तलाक का विरोध किया एसटी हसन ने। ये वही एसटी हसन है ना जिन्होंने आज भी ट्रिपल तलाक का विरोध कर रहे हैं। आपको लगता है कि क्या ये मुस्लिम समुदाय के लिए बेहतर था? ये हिमांशु जी, बड़ी साफ सी बात है, मदरसों के सर्वे के आधार पर मदरसों की स्थिति का एक नया खाका तैयार हो। मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे भी इस देश के नागरिक हैं, उनको भी शिक्षा का हक है। तालीमी दीन की तालीम के साथ साथ उनको आधुनिक शिक्षा भी मिले, ताकि उस मदरसों की शिक्षा से प्राप्त जो छात्र हैं उनकी डिग्री की मान्यता हो, वो आगे पढ़ सकें, वो किसी जगह जा सकें। ये क्या उचित नहीं है? ये मुसलमानों के खिलाफ है ये। अच्छा ठीक है, ये मैं समाजवादी पार्टी में अनुराग भदौरिया जी हमारे साथ में हैं। अनुराग जी, बस ये मेरे को आपसे जानना है, देखिए आप दूसरे पहलू पर मत जोड़िएगा, लेकिन जब मदरसों के छात्रों की शिक्षा की बात चल रही है, उनको उन्नत शिक्षा के लिए सर्वे यहाँ पर कराया जा रहा है, पता चल सकेगा कि क्या सुविधाएं मिल रही हैं, कितने टीचर्स हैं, कितने छात्र हैं, तो यहाँ पर उनसे ये क्यों कहा जा रहा है कि अब मदरसों पर बुलडोजर चलेगा, आपकी हालत खराब हो जाएगी, अभी बहुत कुछ लागू किया जाएगा? क्यों इस तरह के बयान आपके सांसद दे? देखिए, मैंने आपसे क्या बोला? मैं समाजवादी का प्रवक्ता हूं। मैं आपसे कह रहा हूं कि मदरसे को आपने 3.5 साल 4 साल पहले बोला था कि हम उसको मॉडर्नाइज करेंगे। अच्छी बात है, आपको करना चाहिए था, कंप्यूटराइज करना चाहिए था। आपने कहा था हम कंप्यूटराइज करेंगे, एक हाथ में कंप्यूटर होगा, दूसरे हाथ में किताब होगी। कितने मदरसे कंप्यूटराइज हो गए? मैं सरकार से यही तो सवाल पूछ रहा हूँ कि सरकार आपने कितने मदरसे कंप्यूटराइज किए और कितने आपने टीचर अपॉइंट किए, कितने आपने एजुकेशन स्तर बढ़ाया? नहीं, आपने कुछ किया ना। नहीं, लेकिन अगर कदम उठता है अनुराग भदौरिया जी, तो इस तरह के बयान आपकी पार्टी से आ जाते हैं। मैं तो वही तो नहीं, मैं आपसे कह रहा हूँ करो तो। अरे तो करे क्या? अरे आपके लोग जब मुसलमानों से ये बोलेंगे कि मदरसों पे बुलडोजर चलने वाला है, तो फिर कैसे? हमने बोला, अच्छा हमने रोक लिया कि हाथ? अरे एसटी हसन साहब कह रहे हैं ना ये। अरे भैया 4 साल हो गए। अरे 4 साल हो गए हैं, एसटी हसन साहब 4 साल से हाथ पकड़े क्या सरकार का? अरे वो पहले भी विरोध कर रहे थे और अब भी यहाँ पर वो सर्वे का विरोध कर रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ, अरे सुन तो लीजिए, मैं आपसे क्या, अच्छा कमाल है, सरकार 4 साल से झुंझुना बजा रही थी क्या? अरे मैं तो ये कह रहा हूँ, फिर यहाँ पर विरोध, क्या सर्वे तो शुरू होने दीजिए। हल्ला मचा रहे, मेरी बात आप नहीं समझ में जो कहना चाह रहा हूँ। 4 साल पहले आपने बोला था स्कूल कंप्यूटराइज हो जाएंगे, मदरसे में कंप्यूटराइज हो जाएंगे, वहां पे सारी एजुकेशन शुरू हो जाएगी, अच्छे टीचर्स आ जाएंगे। क्या आपने वो प्रक्रिया शुरू की? मेरा सवाल ये है, जिसका जवाब नहीं है। तो ये भारतीय जनता पार्टी को करना कुछ नहीं है, ना मदरसों में कुछ करेगी, ना ही गवर्नमेंट स्कूल में कुछ करेगी। सुन लीजिए, ना मदरसों में इन्हें कुछ करना, ना गवर्नमेंट स्कूल में कुछ करना है। ये सिर्फ माहौल बनाते हैं। जैसे आपको एक मुद्दा दे दिया, आप यहाँ बैठ के, एसटी हसन साहब ने क्या कह दिया? एसटी हसन साहब ने, अरे हम तो ये कह रहे हैं आपसे कि उत्तर प्रदेश के अंदर नफरत की राजनीति क्यों करते हो? तो बंद कर दो ना। तो हमारी बात नहीं मानते आप। जब शिक्षा की बात यहाँ पर की जाती है, तो यहाँ पर अलग एंगल ले जाइए। अगर सरकार स्कूलों का एंगल ले आइए यहाँ पर। डीजल पेट्रोल की कीमत नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि जब भी ट्रैक पर कोई गाड़ी जाती है, डीरेल करना आपको बखूबी आता है। बोलने दीजिए। अच्छा, मैं कह रहा हूँ 5 करोड़ लोगों को रोजगार आज दे दो तो क्या सरकार दे देगी? मैं कह रहा हूँ 5 करोड़ रोजगार आचार्य प्रमोद कृष्ण जी, कल आप चलाइए कि समाजवादी ने बोला 5 करोड़ रोजगार दे दो और कल 5 करोड़ लोगों को रोजगार मिल जाए, तब तो आप समाजवादी ने बोला था। अरे गलत तो गलत बोलिए ना, गलत तो गलत बोलिए, मैं भी आपका समर्थन करूंगा। आप गलत तो गलत बोलिए, मैं भी आपका समर्थन करूंगा। अगर कुछ अच्छा होने जा रहा है उसका आप विरोध करेंगे तो कहां से समर्थन करूंगा मैं आपका? कहां से समर्थन करूंगा मैं आपका? पे भी घुमाए पड़े हो। चलिए ठीक है, आवाज कम दीजिए। आचार्य प्रमोद कृष्ण जी, बैट और बल्ला दे दिया गया है, लेकिन बॉल जनता के पास में, बैट बल्ला घुमाते रहना, बॉल नहीं मिलेगी। बॉल 2024 में। अच्छा, थोड़ा सा डट जाइए, उस पर बल्ला घुमाते रहिएगा, घुमाते रहिएगा। आचार्य प्रमोद कृष्ण जी, बीजेपी का बल्ला, क्या थोड़ा सा इंतजार नहीं करना चाहिए था यहाँ पर? क्या थोड़ा सा इंतजार नहीं करना चाहिए था? अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो उसकी तारीफ कीजिए, या फिर ये कीजिए इंतजार कर लीजिए थोड़ा सा। बात करेंगे नहीं, हवा में बल्ला घुमाए पड़े। अरे बॉल जनता के पास है। देखिए हिमांशु जी, उत्तर प्रदेश में या प्रत्येक प्रदेश में, प्रत्येक राज्यों में ऐसे बहुत से स्कूल हैं जो मान्यता प्राप्त हैं, और ऐसे भी बहुत से स्कूल चल रहे हैं गलियों में, मोहल्लों में, गाँव में, जो मान्यता प्राप्त नहीं है,
ना जिला बेसिक अधिकारी से मान्यता प्राप्त हैं, ना राज्य के किसी बोर्ड से मान्यता प्राप्त हैं, ना सेंट्रल के किसी बोर्ड से मान्यता प्राप्त हैं। तो वो इस तरह के स्कूल, इस तरह के मदरसे अगर कोई सरकार उनको उनका सर्वे करती है तो पहली बात सरकार की नीयत पे सवाल नहीं उठाना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि सरकार के कारनामे ऐसे हैं कि इनकी साख नहीं है। आखिर ऐसी कौन सी वजह है? अभी अतीकुर रहमान साहब भी जो बात कह रहे थे वो ये कह रहे थे कि साहब बिल्कुल अगर मॉडिफिकेशन करना है, उसको आधुनिकीकरण करना है तो हम स्वागत करेंगे। लेकिन सवाल उठता है कि सरकार को कुछ ऐसा भी करना चाहिए कि उसके फैसलों का, उसके निर्णयों का स्वागत होना चाहिए हर वर्ग में। लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग है जो सरकार के किसी भी फैसले को शक की नज़र से देखता है। एक तो ये मुद्दा है। दूसरी बात यह है कि जो हमारे राज्य में कुछ ऐसी पार्टियां हैं जो अपने बयानात, अपने स्टेटमेंट्स दे करके ये सिद्ध करना चाहती हैं कि देखो मुसलमानों को डराना चाहते हैं कि देखो मुसलमानों अगर तुम हमारे साथ रहोगे तो ठीक है, नहीं तो तुम्हें खतरा है। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ हिमांशु जी, इस देश का मुसलमान हिंदुस्तानी है, ना वो खैरात में जीवन जी रहा है, ना वो किराएदार है। वो इस देश का वासी है, इस देश की मिट्टी में पैदा हुआ है, इस देश की मिट्टी में मरेगा। और मुसलमान अगर डरता है तो ऊपर वाले से डरता है, परमात्मा से डरता है, अल्लाह ताला से डरता है, किसी पार्टी से नहीं डरता। तो ये जो स्वार्थ की राजनीति हो रही है, चाहे वो कोई पार्टी कर रही है, ये गलत है। मैं इसके साथ नहीं हूँ। मगर मैं फिर अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूँ ये कह के कि उत्तर प्रदेश की सरकार को कुछ ऐसा करना चाहिए कि भले ही एक वर्ग ने उसे वोट कम दिया है, लेकिन जब सरकार बन गई है तो वो सरकार उनकी भी है, तो उसमें विश्वास पैदा हो, उनकी साख कायम हो। ऐसा कुछ करना चाहिए। ये अच्छा, लेकिन आखिर साख का सवाल है। हाँ कासमी जी, मेरे को एक बात बता दीजिएगा कि ये कहा जाता है कि जब कोई योजना आती है या फिर कुछ सरकार नया करना चाहती है तो लोगों के मन में शंकाएं बहुत सारी रहती हैं कि कैसे होगा, क्या होगा, ये रहता है। लेकिन पहले से ही अगर उनको डरा दिया जाए कि भाई अगर ये आ गया तो आपको खा जाएंगे, आपको बर्बाद कर देंगे, नेस्तो नाबूद कर देंगे, तो ऐसे तो लोग और डर जाएंगे। और यही कोशिश एक हो रही है। ये किस किस को टेंशन है और क्यों है ये? नहीं बिठाई गई है और जांच के आदेश नहीं दिए गए हैं। और ये सर्वे है और सर्वे कराना चाहिए ताकि सूरत हाल मुसलमान और यही जो आपके चैनल पर जो प्रवक्ता लोग बोल रहे हैं यही कहते हैं कि राजेंद्र सच्चर कमेटी की सिफारिशात को लागू किया जाए। और अगर सिफारिशात को सरकार सर्वे पर कराना चाहती है और देखना चाहती है तो अब ये डरने की राजनीति हो रही है। मैं कह रहा हूँ ना यार, आपके चैनल पर मेरे भाई 90% मदरसे वाले भीख मंगे हैं। ये 10% है जो शोर मचा रहे हैं और उनको आपसे सरकार से भिड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। महमूद मदनी साहब ने कहा परसों मीटिंग करके कि हमें इसके तरीकाए कार पर सवाल है। हिमांशु भाई, जब सर्वे शुरू ही नहीं हुआ, एक भी अभी तक उदाहरण सामने नहीं आया, तो फिर आपको तरीकाए कार पर सवाल कहां से आ गया? आपको कैसे पता चल गया कि सरकार इस तरीके से सर्वे करेगी? और पुराना ट्रैक रिकॉर्ड बोल रहे हैं, पुराने ट्रैक रिकॉर्ड की वजह से आपके माध्यम से लोगों को एक बात और पहुंचा देता हूं। तो कहां पुराना ट्रैक रिकॉर्ड? ऐसा आज तक तो कोई सर्वे आया नहीं। जब तक कांग्रेस की इस देश में सरकार रही तो ये मदनी साहब और कांग्रेस मिलीजुली खिचड़ी पकाते थे। कभी कहते थे मदरसा बोर्ड बनेगा, कभी कहते थे नहीं बनेगा। और मानव संसाधन विकास के जो मंत्री होते थे अर्जुन सिंह से लेकर और अब तक, वो सब लैमचूस दे करके और ये सब इनको उलझा के रखते थे, किसी के माइनॉरिटी कैरेक्टर में, किसी को कहीं किसी को कहीं। इन सब की मिलीजुली बिरयानी बनती थी। लेकिन अब तो स्पष्ट सरकार है, योगी जी की सरकार है, मोदी जी की सरकार है, वो तो करेगी, कोई सुनने वाला नहीं। जवाब ले लेते। एक सेकंड, मेरी बात पूरी होने दीजिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए, फिर ले लीजिएगा। मेरी बात पूरी होने दीजिए ना मेरे भाई। मैं महमूद मदनी साहब से और सब लोगों से ये पूछता हूं कि आप इन गरीब मौलानाओं को डराओ मत, सर्वे होने दीजिए, सब चिट्ठा सामने आ जाएगा। हाँ, मैं फिर एक बात कहूंगा कि जो इस तरह की कोशिश कर रहे हैं, ये मनी लॉन्ड्रिंग वाले मौलाना, इनलीगल मदरसाज वाले मौलाना, इनके खिलाफ जरूर एसआईटी की जांच होनी चाहिए। एसआईटी बैठे और एनआईए भी अपनी जांच करे तो ये दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली। अतीकुर रहमान जी का जवाब।
देखिए, प्रमोद कृष्ण जी ने बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा उठाया है बहुत अच्छा बोल कि यूपी सरकार, बीजेपी सरकार जो भी मुसलमान मदरसों के लिए करना चाह रही है, सबसे पहला फैक्टर यहां पर आ रहा है ट्रस्ट डेफिसिट का। इस ट्रस्ट डेफिसिट को खत्म करने के लिए सरकार को कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर करना चाहिए। वो सरकार दावा कर रही है मदरसों के मॉडर्नाइज करने की, जो बात करती है अली और बजरंगबली की, जो चीफ मिनिस्टर बात करते हैं मुसलमानों के कारोबार को उत्थान करने की, सारे कमेलों को ताला लगाने के बाद भारत की और अपने उत्तर प्रदेश की सरकार मुझे बात पूरी करने दे प्लीज। बंसल जी बात मुझे बात पूरी करने दे। अच्छा लगेगा फिर आप भी अच्छे तरीके से जवाब दे पाएंगे, इसीलिए धन्यवाद। तो ये आखिर ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के लिए 1, 2, 3 कौन से कदम उठा रही है सरकार? सीएए से रिलेटेड कौन से कदम उठाए हैं सरकार ने आज तक के? क्या माइनॉरिटीज को आप एक डेड फिश समझते हैं जो कि पानी के बहाव के साथ बह जाएगी? उसकी अपनी आवाज हमेशा से कहा जाता है कि माइनॉरिटी को दबाने की कोशिश की जाती है, लेकिन मुझे ये बात नहीं लगती। हर अधिकार दिया है, बराबरी के साथ दिया है। और अतीकुर रहमान जी, आपने अपनी बात रखी, लेकिन अवस्थी जी इस बारे में जरूर कुछ कहना चाह रहे हैं कि जो भरोसे की बात कही जाती है, जो ट्रस्ट की बात की जाती है, और यही एक वजह है कि भरोसा नहीं हो पाता सरकार पर, कितना भी अच्छा कदम उठा ले, कुछ भी कर ले। अवस्थी जी जवाब दीजिए। हिमांशु जी, सरकार की साख तो प्रमोद जी ना ही बात करें, जिसकी 2 सीट आई है विधानसभा में 430 से, वो अगर 250 पौने 300 सीटों वाली सरकार की साख की बात करता है तो मुझे आपत्ति है। एक बात बताइए, कौन सी पार्टी थी जिसने कहा था ये बीजेपी की वैक्सीन है जी? वो व्यक्ति आज सर्वे पे और जांच पे सवाल उठा रहा है कि मैं तो नहीं लगवाऊंगा, आप भी मत लगवाना, जहां 225 करोड़ लोग वैक्सीन लगवा चुके हैं जिसकी वजह से बचे हुए हैं। कितना मुसलमानों को भरमाया गया कि इसमें इसकी चर्बी है, इसकी चर्बी है, आप मत लगवाना जी। ये वो लोग हैं सारे, और कहते हैं ट्रस्ट नहीं है, साख नहीं है। एक बात बड़ी साफ सी है, आप सीए के ऊपर अतीकुर रहमान जी आप बोल रहे हैं लगातार। आप एक बात बताइए, नुपुर शर्मा ने एक वक्तव्य दिया और उछल उछल के ये सब कहने लगे कि दुनिया के 17 देशों के उच्चायुक्तों ने और राजदूतों ने आकर के सवाल उठाए। पाकिस्तान में रोज वहां पर धर्मांतरण होता है, आपने कभी सवाल उठाया? किस देश ने उठाया सवाल? बताइए, किस देश ने उठाया? वो मनुष्य नहीं है? उनके धार्मिक अधिकार नहीं है? अगर उनको नागरिकता देने की बात की जाती है वहां से, तो आपको लगता है सीए गलत है? आप बैठ जाएंगे शाहीन बाग में? हिमांशु जी एक क्लैरिफिकेशन दे दीजिए, आप ही से सवाल है। हिमांशु जी एक क्लैरिफिकेशन है छोटा सा। अवनिजेश जी, सीएए फॉलोड बाय एनआरसी ऑब्जेक्शनेबल है। सीएए आप लाइए, सारे प्रताड़ित लोगों को भारत में आने की सुविधा दीजिए बगैर किसी धार्मिक भेदभाव के। सीएए वेलकम, फॉलोड बाय एनआरसी ऑब्जेक्शनेबल। हाँ, छोटा सा जवाब। अतीकुर रहमान जी, आप एक बात जान लीजिए, जो हिंदुस्तान का विभाजन हुआ, विभाजन के समय जो लोग रह गए, उस समय यह तय हुआ था महात्मा गांधी से लेकर के और 2014 तक मनमोहन सिंह को लिखे हुए खत सीताराम येचुरी द्वारा, आचार्य जी इसके बाद आप बांग्लादेश में नहीं, हिमांशु जी इसके बाद बोल रहा हूं, मैं इसके बाद बोल रहा हूं, आप बोलिए, अपनी बात रखिए। सबने ये कहा कि वहां पर जिस तरीके से धार्मिक आधार पर अल्पसंख्यकों का प्रताड़ना हो रही है, उनको हम देंगे। और उसमें सिर्फ हिंदू नहीं थे, हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी, सब कुछ, ईसाई सब थे, आपको मालूम है ना। आप कहिए ना कि पाकिस्तान में धर्म के आधार पर मुसलमानों को किया जा रहा है प्रताड़ित, वहां की साख पर लगाइए। बांग्लादेश की साख पर लगाइए, राह पे चल रहे हैं, बांग्लादेश की साख पर लगाइए ना। थियोक्रेसी है, पाकिस्तान इस्लामिक स्टेट घोषित कर चुके हैं, आप हिंदू स्टेट हैं क्या? आप तो कहते हैं, ये प्रमोद कृष्णम जी, अनुराग भदौरिया कहते हैं यहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है, राहुल गांधी कहते हैं, आप क्या समझते हैं हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी? अब ये मुद्दों को भटका रहे हैं, नहीं, हम वापस ट्रैक पे रहेंगे। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, जब आपसे ये बात हुई थी, अब अवनिजेश अवस्थी जी ने भी कुछ सवाल यहाँ पर उठाए थे, विश्वसनीयता को लेकर कहा गया था, लेकिन जब विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा होता है, जब भरोसे पर सवाल खड़ा होता है, तो वो कैसे वापस पाया जा सकता है? आप लोग क्या चाहते हैं, किस तरह से ये सर्वे हो? देखिए हिमांशु जी, अभी इन्होंने कहा कि हमारी तो 2 सीट भी नहीं आई यूपी में, हम इनकी साख पे सवाल क्यों उठा सकते हैं, कैसे उठा सकते हैं? भाई, हमारी अगर 2 सीट भी ना आए तो भी हम सही को सही, गलत को गलत कहने का अधिकार तो है। भारत एक
डेमोक्रेटिक कंट्री है मत सवाल और उठाइए। 2 सीट का सरकार जहां की तक साख पर मसला है सवाल तो मत आपकी भी 2 सीटें थी, 2 सीट से लेकर के आप सही है। अरे भाई पूरी बात करने दो ना। अच्छे पढ़े लिखे आदमी हैं सब लोग। बोलिए। तो आपकी 2 सीटें आई थी, 2 सीट से आप पूरे देश में राज कर रहे हैं। तो हमारी तो 2 सीटें हैं, हमारी 2 भी ना आए तो भी हम सुबह को सुबह कहेंगे, शाम को शाम कहेंगे, ये तो हमारा हक है। दूसरी बात, अगर आपको मेरी सलाह अच्छी नहीं लगती है तो मत लो, लेकिन आखिर कौन सा कारण है कि आप एक बहुत बड़े वर्ग में, बहुत बड़े तबके में, बहुत बड़े फिरके में अपनी साख को कायम रखने के लिए कुछ नहीं कर पाए? आखिर सवाल क्या है? आप कहते हो कि साहब हमारा डॉक्टर बहुत अच्छा है, मरीज तुम्हें ठीक कर देगा। मरीज कह रहा है मैं इससे दवाई नहीं लेना चाहता। तो आखिर डॉक्टर को अपनी साख कायम रखना चाहिए और मैं मरीजों से कहना चाहता हूं कि उन्हें यकीन रखना चाहिए। तो मैं तो एक अच्छी सलाह दे रहा हूं। मैं तो इसको राजनीतिकरण नहीं करना चाहता। अगर मदरसों का मॉडिफिकेशन होता है तो इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन, इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट आपको करना चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूँ, अब मेरी सलाह आपको अच्छी नहीं लग रही है तो आप भाई ठीक है, आप हो रहे हैं, आपको जो करना करिए, दिक्कत नहीं है। लेकिन ये बताइए, जो साख पर सवाल उठता है, भरोसा नहीं हो पाता है, वो भरोसा वापस आप कैसे कायम करेंगे? क्योंकि कुछ लोग हैं जो भड़का देते हैं, कुछ लोग हैं जो कह देते हैं कि भैया बुलडोजर आ रहा है, तोड़ दिया जाएगा सब। हिमांशु जी धन्यवाद, आप अंतिम पड़ाव में मेरे पास आने। मैं कह रहा हूँ कि देखिए महत्व की है जो भरोसा जिन्होंने कभी देश पर नहीं किया, जिन्होंने कभी समाज पर, इस सरकार पर भरोसा नहीं किया, जिन्हें सरकार को अपना नहीं माना, तो आखिरकार भरोसे की ये कह रहे हैं कि भरोसा बिल्टअप सरकार करेगी, ये इनकी मानसिकता से अपने आप में खोट नजर आता है सीधा सीधा। आप मुझे बताइए, क्या इनके सामने जब दिल फाड़ के सीना चीर के दिखा दिया जाए वो भी ये भरोसे के काबिल नहीं है। इनको न तो भरोसा होगा, न इनका भरोसा जीता जा सकता है। और मुझे लगता है कि अगर कोई इनका भरोसा जीतना चाहता है वो सबसे बड़ा देश का बेवकूफ होगा। इनका भरोसा जीतने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। देखिए हिमांशु जी, मैं एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कर रहा हूँ। जिस सरकार को बहुमत के साथ जनता ने जिताया, अब वो जनता के हित में काम कर रही है। और मैं साफ कह रहा हूँ, आपने कहा, सबको पता है कि लोग कितनी योजनाएं करके जानना चाहते हैं उसमें अंदर क्या होता है, उसकी क्या व्यवस्था है। कुछ गलत हो रहा है तो आप रहे हो, अगर कोई गलत नहीं हो रहा तो आप रहे हो। अगर उसमें बम और आतंकवादी नहीं छुपा रखे आपको डर आता, और अगर आपकी दाढ़ी है तो आखिरकार बार बार चीख भरोसे की बात ही कहां भाई। चलिए ठीक है, ये कासमी साहब बता देंगे। कासमी साहब देखिए, जनता ने चुना है, भारी बहुमत से चुना है, और मुस्लिम भाइयों ने भी वोट दिया है, निश्चित तौर पर ये हमने देखा है कई जगह पर। लेकिन उसके बावजूद जो कुछ लोग ये कहते हैं, पोर्ट्रे करते हैं कि भैया भरोसा नहीं है क्योंकि कभी कुछ किया नहीं है, माइनॉरिटी को दबाने की कोशिश की। अतीकुर रहमान जी ने भी ये बात हमेशा कही है, इससे पहले भी सरकार की तरफ से ऐसा कुछ कदम नहीं उठाया गया। तो जो लोगों को लगता है कि भरोसा नहीं है, वो भरोसा कैसे आएगा? देखिए हिमांशु, ये एक तरफा बात नहीं है। ट्रस्ट लेवल जो है खाली सरकार ही की जिम्मेदारी नहीं होती है कि वो ट्रस्ट लेवल को कायम रखे और मुसलमान ट्रस्ट लेवल कायम ना रखे। मुसलमानों में एक बड़ा तबका रहा और 40-45 साल तक, जब तक कांग्रेस की सरकार इस देश में रही है, उस टोटल अरसा 40 साल से ज़्यादा का है, तो चूहे बिल्ली का खेल चलता था, रामलीला भरना, ये भरना, वो भरना, और ट्रस्ट लेवल ये लोग दोनों तरफ से कुछ ना कुछ करके बनाते थे। मैं पूछता हूं, अगर ट्रस्ट लेवल वहां था तो फिर नानावती कमीशन से लेकर लबराहन कमीशन से लेकर के राजेंद्र सच्चर कमेटी, ये सब रिपोर्ट्स क्या हैं, ये सारी कमेटी और ये सारे कमीशंस क्या हैं? और एक बड़ा तबका, जैसा अभी आपने आज अपने टीवी चैनल पर दिखाया एसटी हसन को, एक दिन पहले मैंने आप ही के चैनल पर देखा शफीकुर रहमान बर्क को, अभी आप कुछ दिन पहले दिखा रहे थे महमूद मदनी को। एक बड़ा तबका लीडरशिप का जो अपनी दुकान बंद होने की वजह से परेशान है इस सरकार में। आप भाई रिकॉर्ड उठा के क्यों नहीं देखते? वो योजना जो घुमा फिरा करके 1 लाख रुपए से 5,000 भी नहीं मिलती थी, आज वो योजना डायरेक्ट जो है लोगों के पास पहुंच रही है। तो कहां इन ठेकेदारों की जरूरत रह गई है कौम को? तो यही ठेकेदार उस ट्रस्ट लेवल को मजरू कर रहे हैं, उस भ्रम को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। और हमेशा से रही है ये दिक्कत मुसलमानों के साथ कि मुसलमानों को सिस्टम से लड़ाने की कोशिश की गई है, और इनके ठेकेदारों ने इनकी फर्जी लीडरशिप को बढ़ाया है। क्योंकि इस ठेकेदारी प्रथा से अपने ही लोग बेचारे नुकसान हो रहा है। जी, तो सवाल ये उठता है, क्या ये दुकानें, ठेकेदारी की दुकानें सिर्फ मुस्लिम लीडरशिप में है? हिंदुत्व लीडरशिप ने अपनी दुकानों को नहीं चमकाया है?
आए दिनों वक्तव्य जो बात आते हैं, मुसलमानों की हो धर्म रही है, संसद जो होती बात है, मदरसों की हो रही है, अतीक भाई बात मुसलमानों की हो रही है। बहुत जरूरी है कि जब मुसलमानों की अतीक भाई बात मुसलमानों की और मदरसों की हो रही है, धर्म हाँ। संसद को आप जाने दो एक तरफ। हाँ, तो वजाहत साहब ठीक है, धर्म संसद आपको अगर अल्फाज अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो अगर एसटी हसन साहब कुछ कह रहे हैं, मदनी साहब कुछ कह रहे हैं, तो क्या उनके तो जितने उस पर अलग डिबेट हो जाएगी ना, उस पर अलग डिबेट हो जाएगी, है ना, अलग अलग डिबेट किन मुद्दों पे करना बहुत चाहिए? अलग डिबेट हो जाएगी। अतीक भाई उनके खिलाफ बात मदरसा, अतीकुर रहमान जी सर्वे होना चाहिए ना, ये बताइए, बहुत शॉर्ट में, वक्त कम है। फिर से पूछिए। सर्वे होना चाहिए हिमांशु जी, सर्वे होना चाहिए, विरोध नहीं होना चाहिए सर्वे का। हिमांशु जी आपकी आवाज नहीं आ रही। सर्वे का विरोध नहीं होना चाहिए ना। हिमांशु जी आपकी आवाज नहीं आ रही। अवस्थी जी बहुत शॉर्ट में जवाब दे दीजिए प्लीज, अपनी बात रख लीजिए। देता हूं कि मदरसों का सवाल नहीं है, बाकायदा विश्वविद्यालय तक। आप सब लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, यूजीसी लिस्ट जारी करती है, फेक है ये। इसमें एडमिशन न लें, इस तरीके की दुकानें चलती हैं जिनकी डिग्री की कोई मान्यता नहीं होती। सभी पर होता है, सिर्फ मुसलमानों पर नहीं है, ठीक है, मदरसों ठीक तक है। नहीं है, आचार्य विश्वविद्यालयों तक नहीं। आचार्य जी अभी थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए ऐसे कुछ नेताओं को जो कह रहे हैं कि भैया खतरनाक है ये। देखिए, पहली बात, हमारी अच्छी सलाह भी सरकार को बुरी लगती है, तो हम तो जो कह रहे हैं ये उसका उल्टा करेंगे। तो हम तो कह रहे हैं कि साहब सर्वे हो जाए तो हमें कोई दिक्कत नहीं चलिए, है। ये अच्छी बात है। तो और ये सभी लोग चाह रहे हैं, देखिए शिक्षा का अधिकार हर किसी का है, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो मदरसे हो, या फिर कुछ भी हो। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, राष्ट्रवाद में चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। यहाँ पर वक्त हो चला है राष्ट्रवाद में एक छोटे से ब्रेक का, चलो।